हेलो, आवाज आ रही है क्या? तो हम पार्ट टेस्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पार्ट टेस्ट का डिस्कशन होगा। थोड़ा वेट कर ले।
हाँ तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन, क्योंकि काफी लोग हैं नहीं अभी, बहुत कम लोग हैं, तो मे बी और क्वेश्चन में भी डाउट्स हो, है ना। तो ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट ही हम डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक वाला पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडरिंग द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो सभी को पता होना चाहिए कि फ्लोरीन जो है उससे ज्यादा होता है क्लोरीन का, ठीक है। इसके अलावा सल्फर और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है सल्फर का, ठीक है। एंड फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का। एंड सल्फर एंड क्लोरीन में किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। तो इन सभी कॉम्बिनेशन को अगर तुम चेक करोगे तो कौन सा करेक्ट आया? सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? सबसे ज्यादा होना चाहिए Cl का, उससे कम होना चाहिए फ्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन का, और सबसे कम, सॉरी, उससे कम सल्फर का, और सबसे कम ऑक्सीजन का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22। sulfuric acid can be produced by the following series of reactions. So sulfur solid plus O2 gas gives SO2 gas. Then SO2 gas plus O2 gas, obviously half O2 gas, gives SO3 gas. Then SO3 gas plus H2SO4 liquid gives H2S2O7 liquid, and H2S2O7 liquid plus H2O liquid gives H2SO4 liquid. तो हमारे पास ये रिएक्शन है ना। व्हाट मास इन टन ऑफ H2SO4 इज प्रोड्यूस्ड बाय 5.42। ऑब्वियसली वो सल्फर का हमें वेट दिया हुआ है, तो 5.42 टन ऑफ सल्फर से कितना H2SO4 बन सकता है? ओके, तो यार यहां पर क्या करोगे? तो मोल मोल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे अगर, ठीक है, मोल का कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो कितने मोल्स हो जाएंगे इसमें? 5.42 टन में कितने मोल हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा, 1 टन में कितने केजी होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर क्या होगा? 5.42 टन। 1 टन में कितना केजी होता है? वन टन में, ठीक है, 1000 केजी। तो
ये टन आया। एक्चुअली 1000 हम नॉर्मली 1000 बोलते हैं, बट 1000 से कम होता है शायद, है ना? अलग अलग टन होते हैं शायद अलग अलग जगह के। अपन 1000 ही इंडिया में 1000 ही लेते हैं शायद, है ना? हाँ, तो 1 टन में 1000 kg, तो ये केजी हुआ। देन ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइड बाय 32। तो इतने मोल्स हमारे पास होंगे सल्फर के। ओके, सल्फर के हमारे पास इतने मोल्स हो जाएंगे। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर अगर हमें पता है, तो H2SO4 के कितने मोल्स हैं वो निकाल सकते हैं। कितने होंगे? पीओएसी लगा दो। पीओएसी ऑन सल्फर। ठीक है, तो पीओएसी ऑन सल्फर। तो अगर H2SO4 का वेट x ग्राम है, मान लो H2SO4 का वेट क्या है, x ग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? तो 5.42 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 32, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए इंटू 1, इज इक्वल टू, ऑब्वियसली सल्फर हमारे पास क्या है, H2SO4 में एक ही सल्फर है। ठीक है, तो H2SO4 में एक ही सल्फर है, तो x उसका वेट डिवाइड बाय 98 इसका हो गया मोलार मास। ठीक है, इंटू 1। तो यहाँ से x हमें मिल जाएगा H2SO4 का वेट। अब H2SO4 का वेट कितना आएगा? तो इट इज 5.42 इंटू 10⁵ ओके, एंड इंटू 98 डिवाइड बाय 32। सो ये H2SO4 का वेट आ जाएगा ग्राम में। एंड टन के लिए डन डिवाइड बाय वापस 10⁵ करोगे तो कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली टन के लिए क्या करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा 10⁵, तो कितना आ जाएगा? मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 टन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम है। तो क्या आ जाएगा ये? 10⁵ कैंसिल आउट हो जाएगा उस केस में। ओके, तो क्या आएगा? इंटू 98 डिवाइड बाय 32, कितना आया? तो 5.42 इंटू 98 डिवाइड बाय 32, दैट इज 16.59। फाइव 16.6 दिया है। ठीक है, 16.59 या 16.6। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। Then question number 23 is the average kinetic energy of molecules increases. What would be the effect of increase of temperature on pressure provided the volume is constant? तो यार ये तो हम
नॉर्मली वैसे ही बोल सकते हैं ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी बोल सकते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि हम काइनेटिक एनर्जी को ही फॉलो करें, पीवी टू एनआरटी से ही बोल दो। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली क्या है, प्रेशर बढ़ेगा ना। तो ये तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी बोल सकते हो या फिर ऑब्वियसली केटीजी से भी बोल सकते हो। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, फटाफट हिट करेंगे, एंड ऑब्वियसली अगर गैस मॉलिक्यूल्स फटाफट हिट करेंगे तो हमारे पास क्या है, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, 1024 IUPAC वाला है, तो वो ऑर्गेनिक का हो गया। 25 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे SO2 की, तो SO2 में क्या है, सल्फर जब हमारे पास नॉर्मल होता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है, तो ऐसा कुछ रहता है। ओके, दिस इज 3s, दिस इज 3p, एंड इसका 3d खाली है। SO2 के केस में, इन SO2 हमारे पास सल्फर जो है वो क्या करेगा, SO2 में सल्फर जो है वो 2 पाई बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पेयर बच जाता है कि नहीं। SO2 में 1 लोन पेयर होता है, तो 1 लोन पेयर होता है तो जस्ट हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वही एक्साइट होगा। तो इन SO2 अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो उसका कुछ ऐसा रहता है, ये 3s का है, 3p जो है उसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो गया। ठीक है, इस टाइप से रहता है। तो अब हमारे पास क्या है, ये जो है इसके थ्रू बनते हैं सिग्मा बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड जो है वो बनेंगे ऑब्वियसली इन दोनों के। तो हमारे पास ये जो है ये बनाता है पी पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन का ऑब्वियसली पी ऑर्बिटल आता है, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप होगा तो ये बनेगा पी पाई, और इसकी वजह से बनेगा पी पाई डी पाई। तो SO2 में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है। SO2 में क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, उनमें से एक जो है वो पी पाई है और एक जो है वो पी पाई डी पाई। तो SO2 में एक पी पाई डी पाई, हमसे पूछा है कि 2 पी पाई डी पाई किसमें होंगे। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला जो SO3 है उसमें 2 पी पाई डी पाई हो जाएंगे। तो SO3 में देखो क्या, SO3 में हमें पता है एक भी लोन पेयर नहीं होती है, तो SO3 में कैसे होगा, तो इन SO3 सल्फर जो है उसका s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है। तो फिर जो d ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनमें से ये वाला जो है ये तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बाकी ये 3 ऑर्बिटल जो हैं ये बनाएंगे हमारे पास, सॉरी ये 3 ऑर्बिटल जो है इनकी वजह से बनेगा पाई बॉन्ड। तो ये जो है ये ऑब्वियसली बनाएगा पी पाई। इसके अलावा ये दोनों जो है इनकी वजह से बनेगा पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, 1 पी पाई है, एंड 2 जो है वो पी पाई डी पाई बॉन्ड है। ओके, सो SO3 में हमारे पास पी पाई डी पाई बॉन्ड 2 आ जाते हैं। टोटल 3 पाई बॉन्ड होते हैं, उनमें से एक पी पाई होता है और 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड। यस आर्यन। सर वो ये 3s वाले आप 3p और 3d बनाए ना सर। क्या बोल रहा है? सर ये जो आपने 3s 3p 3d बनाए, इसमें हमको ये चेक करना हाँ, था, मतलब मैंने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देखा और sp2 आ रहा था तो फिर छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन। नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन से तो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड जो है वो जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल बच गए जिनमें हाँ सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बनाते ओके हैं। सर, हाइब्रिड तो जो ऑर्बिटल तो जो सिग्मा, हाँ हाँ CO2 के केस में भी वही होता है ना जो हम लोग चेक करते हैं कि। बिल्कुल CO2 के केस में भी हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो कार्बन जो है उसके टोटल 4 वैलेंस ऑर्बिटल रहेंगे।
सर मतलब और एक अगर एस और पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनमें से हाइब्रिडाइजेशन में एस और पी नहीं पार्टिसिपेट किया, तो 2 पाई ऑर्बिटल उसके ऐसे हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो 2 पाई ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां पर पी पाई बॉन्ड आता सर जो सी और डी में थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स दिए हैं उनका कैसे दिखेंगे? है। सीओडी में भी सेम चीज है ना, वहां पर भी ऐसे देखोगे, सेंट्रल एटम का देखोगे, जैसे सर आप बना के पी के दिखाइएगा एक बार। ठीक है, बना देते हैं। हाँ सर। जैसे P4O10 है ना, हाँ तो सर। P4O10 का स्ट्रक्चर पता है क्या? पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमें। स्ट्रक्चर पता है P4O10 का? सर ने बताया होगा शायद। नहीं सर, P4O10 का तो पता होना चाहिए बेसिकली। स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से तुम्हें पता होगा। के अलावा एक है, ऑब्वियसली तुम देखोगे तो एक भी अनपेयर मतलब लोन पेयर नहीं है। फॉस्फोरस जो है ना उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं। कोई भी फॉस्फोरस देख लो, एक भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि उसने कितने बॉन्ड बना लिए, और फॉस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बना रहा है। ये वाला देख लो, कोई भी देख लो, हाँ सर। 5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो एक भी लोन पेयर नहीं है, मतलब उसके पास तो लोन पेयर नहीं है। तो फॉस्फोरस का अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ऐसा हमारे पास रहता है नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ठीक है सर। ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ऑब्वियसली डी हमारे पास डी में 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। डी में 5 ऑर्बिटल। सर ये वाला स्ट्रक्चर और भी किसी चैप्टर में पढ़ाते हैं क्या? आगे हाँ, पी ब्लॉक एलिमेंट में भी बताएंगे। ओके ओके, ठीक है सर। तो ये ऐसा रहता है। अब देखो, लेकिन हमें पता है कि यार एक भी लोन पेयर नहीं है, तो एक भी लोन पेयर रहेगा, तो एक्चुअली इन P4O10 हमारे पास फॉस्फोरस जो है वो कैसे रहेगा, वो इस टाइप से होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाँ सर। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, तो पाई बॉन्ड यही वाला बनाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड कैसा होगा? डी पाई हो जाएगा। हाँ सर। तो हर ऑब्वियसली हर डबल बॉन्ड जो है वो कैसे है यहाँ पर? डी पाई डी पाई, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 4 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है? 4। 4। और चारों की चारों जो है वो डी पाई। ओके, ठीक है सर। हेलो, सर आपकी आवाज समझ कट आया रही ना? है। हाँ हाँ। तो तेरी भी कटती थी, पता नहीं। मैं बोल रहा हूँ सिमिलरली तुम का देख सकते हो, ठीक है। तो आएगा, तो क्या होगा? अनन्या, हाँ आवाज आ सर, रही है? मुझे भी हाँ, सर मुझे भी एमटी में डाउट था। मतलब पार्ट टेस्ट में जो हुआ था अभी। तो पार्ट टेस्ट ना करा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ना अपन, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे ओके ओके, ठीक है। हैं। ये क्वेश्चन में डाउट है कि सर आपका आवाज कट हो रहा है। अरे उनका आवाज कट हो रहा है। डाउट है ना क्वेश्चन? सर इसमें भी था। रुको डी एक पाई मिनट, डी रिस्टार्ट कर। पाई। आपकी वो करा दिया ना, तो ओके ठीक है। ज्वाइन किया है तुमने? अनन्या, आवाज आ रही है?
हेलो अनन्या और आर्यन, आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही है ना? ओके ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। नाउ मोर देन वन आ गया। ए गैस characterized by one role equation, then the select correct option. So volume of 1 mole gas at critical point is 12 times the volume of 1 mole gaseous molecule. तो बेसिकली एक क्रिटिकल वॉल्यूम की बात कर रहा है। व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम, याद है क्या? क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज 3 टाइम्स ऑफ बी, होता है कि नहीं होता? एंड व्हाट इज बी? बी अगर याद हो तो बी क्या होता था? बी होता था 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए। ओके, सो वीसी क्या हो गया? वीसी इज 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए। तो फर्स्ट ऑप्शन यही है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, यही वाली चीज बोल रहा है, ऑप्शन ए। यस अनन्या बोलो। हाँ सर, सर ये रिलेशन याद रखना है। यस ऑब्वियसली फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके। ओके, तो वीसी आ गया। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन तो करेक्ट है। नाउ बॉयल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? तो टीबी इज ए अपॉन आर बी, यही होता है ना? एंड व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8 ए अपॉन 27 आर। तो टेम्परेचर ऑफ गैस आप हम सब देख सकते हैं कि ए अपॉन आर बी होगा, इट इज 27 टाइम्स ऑफ टीसी। हुआ कि नहीं हुआ? तो टीबी जो है क्रिटिकल टेम्परेचर 27 by 8 times, that is 3.375, ठीक है, ऑफ टाइम्स टीसी। तो ये बी ऑप्शन हो गया। नाउ व्हाट अबाउट सी ऑप्शन? सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? क्रिटिकल टेम्परेचर सब्सटेंस प्रेजेंट इन ओनली गैस स्टेट। ये तो करेक्ट, रॉन्ग है ना? क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस में ही थोड़ी होता है, लिक्विड भी होता है ना। तो सी ऑप्शन रॉन्ग है। इसके अलावा बॉयल टेम्परेचर एंड इन ए लोअर रेंज डी ऑफ पीवी बाय बॉयल्स टेम्परेचर पर एंड लो प्रेशर रेंज, सॉरी, एट बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर पर हमें क्या पता है क्या होता है? बॉयल्स टेम्परेचर पर क्या होता है? गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है ना। तो एट बॉयल्स टेम्परेचर जेड इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और जेड इज इक्वल टू 1 है तो जो अपने पास पीवी वर्सेज वी ग्राफ वगैरह है वो क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है कि नहीं होता? ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डी ऑफ पीवी वर्सेज डी पी, ठीक है, या ऑब्वियसली यहाँ पर वी ले लो या पी ले लो, सेम ही बात है। वर्सेज पी भी बना सकते हो, वर्सेज वी भी बना सकते हो। ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी स्लोप क्या रहती है? 0 रहती है ना। बॉयल्स टेम्परेचर पर पीवी वर्सेज पी ग्राफ कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता ही नहीं होता। मतलब जब Z1 होता है, Z1 मतलब आइडियल गैस। ओके, बॉयल्स टेम्परेचर पर रियल गैस किसकी तरह बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह। और आइडियल गैस के लिए पीवी वर्सेज पी ग्राफ कैसा रहता है? ऑब्वियसली पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ए बी डी हो गए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 27. The probability density plot of 1s and 2s are given. Okay. तो 1s and 2s का हमें probability density plots दिए हुए हैं।
the density of dots in region represents the probability density of finding electron in the region. On the basis of above diagram, which of the following statement is correct? 1s and 2s orbitals are spherical in shape. Obviously, that is correct. ये ऑप्शन करेक्ट है. The probability of finding the electron is maximum at nucleus. इसमें काफी स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था, काफी लोग कल भी बोल रहे थे. तो यार प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस में मैक्सिमम नहीं होती. अगर हम बात करेंगे 1s की और 2s की, दोनों का अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ अगर बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो ग्राफ है 1s का कुछ होता है आर स्क्वायर का. ठीक है, आर स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. आर स्क्वायर का 1s का ग्राफ कुछ ऐसे होता है. एंड व्हाट अबाउट 2s का आर स्क्वायर का ग्राफ? तो ये कुछ ऐसा होता, सॉरी आर स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसे होता है. ठीक है, ये आर स्क्वायर का ग्राफ है. बट अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेगा तो दैट इज नॉट आर स्क्वायर वाला ग्राफ. प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ कौन सा होता है? ठीक है, ये जो ग्राफ है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ. आर स्क्वायर का जो ग्राफ है दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ. एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी का ग्राफ? ये है 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर. ये वाला जो ग्राफ है ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है. ये है तो ग्राफ या प्रोबेबिलिटी सिमिलरली भी हम तो ये कैसा आता है? ये ऐसा आता है. तो क्या है पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. इट्स प्रोबेबिलिटी. डिस्कनेक्ट हो गया. हेलो, आवाज आ रहा है? लैग कर रहा है. 1 मिनट रुको, ये वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा है. मैं 1 मिनट हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेता हूँ. मोबाइल हॉटस्पॉट इससे बेटर दे देगा. रुको. हेलो, क्लियर है क्या आवाज? ओके ठीक है. सो 27 क्वेश्चन पर थे, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम फिर से एक बार बता देते हैं. तो 1s और 2s का जो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली दोनों स्फेरिकल तो होंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट है. लेकिन वो जो बी ऑप्शन में मैक्सिमम को डाउट था वो ये था कि न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी. ये रॉन्ग है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है. जैसे अगर हम 1s का ग्राफ बनाएंगे तो 1s का ग्राफ ऐसा कुछ आता है. ओके, आर स्क्वायर का. एंड अगर हम 2s का ग्राफ बनाएंगे तो 2s का कैसा आता था? टू एस का कुछ ऐसा आता था, याद है? तो 1s एंड 2s का ग्राफ ऐसा आता है हमारे पास. तो ये जो है ये ग्राफ जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले ग्राफ. ओके, ना कि प्रोबेबिलिटी वाले. प्रोबेबिलिटी वाले ग्राफ कौन से होते हैं? प्रोबेबिलिटी वाले ग्राफ जो थे वो थे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर वाला. ये वाला ग्राफ जो था ये प्रोबेबिलिटी वाला.
तो ये ग्राफ हमारे पास ऐसे रहता था, याद आया? सो प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस जो है वो 0 है। प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस क्या है? 0, ना कि मैक्सिमम। एंड सिमिलरली 2s का भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर कैसा था ग्राफ? ऐसा कुछ था। ओके, सो प्रोबेबिलिटी वाले जो ग्राफ हैं वो ऐसे रहते। यस अनन्या? हाँ सर, लेकिन ग्राफ से मतलब वो जो प्लॉट दिया है उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी तो न्यूक्लियस पे दिख रही है ना। दैट इज नॉट एक्चुअली, वो डेंसिटी है ना एट, बट न्यूक्लियस पर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, वो तो कॉमन सेंस है, और वो उसमें न्यूक्लियस दिखाया ही नहीं है। न्यूक्लियस जो है उसमें ओके दिखाया ही नहीं। ओके ओके। ठीक है, न्यूक्लियस तो बहुत बहुत छोटे छोटे से पार्ट में रहता है ना। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? हाँ न्यूक्लियस क्या है? वो तो तुम्हें तुम्हें ऐसा लगेगा कि राइट साइड में जो गोल गोल दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस, बट दैट इज नॉट न्यूक्लियस। ओके। ठीक है, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। ओके, अच्छा ठीक है। देन सी ऑप्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट है ना, क्योंकि स्पेरिकल जो हमारे पास ये है क्या बोलते हैं, स्पेरिकल ऑर्बिटल है, तो वो हर डायरेक्शन में क्या है, प्रोबेबिलिटी सेम होगी एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली एज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। ऑब्वियसली ये रॉन्ग है। डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी यार पहले बढ़ रही है फिर कम हो गई क्योंकि नोट्स आएगा, ठीक है, एंड देन वापस फिर से बढ़ेगी। तो इट इज लाइक नॉट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली या डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। क्लियर है? तो हमारे पास, सॉरी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में ये, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है 2s के लिए, बट वो नोट्स आएगा तो नोट्स जैसे ही आया उसके बाद वापस इंक्रीज होने लग जाए। ओके, सो नोट्स के बाद वापस वो इंक्रीज होने लग जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर दो ही करेक्ट ऑप्शन आते हैं, ए एंड सी। ओके, बाकी कोई करेक्ट ऑप्शन इसमें है। यस अमिया बोलो। सर वो मुझे भी कुछ दो क्वेश्चन में डाउट है। सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। सर जो ग्रुप पे जो एक बच्चे ने फोटो भेजा है ना, उसी में डाउट है। तो वो कौन से पार्ट टेस्ट की बात करेगी अलग से है? नहीं, अलग से है, पहले मैं थर्मो पार्ट से। टेस्ट डिस्कस करूंगा, पार्ट टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा ओके सर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 28। So which of the following sequence contain atomic number of only representative element? तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स ना, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो देखो बी ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो बी ऑप्शन में 22 आ रहा है क्या? बी ऑप्शन में 22 आ रहा है। एटॉमिक नंबर 22 किसका होता है? पीआई का होता है, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो दैट्स व्हाई ये रॉन्ग हो गया। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर सी ऑप्शन की बात करेंगे तो सी ऑप्शन में देखो 25 आ रहा है। 25 किसका है? 25 किसका है? एमएन का है ना, दैट इज ऑल्सो डी ब्लॉक एलिमेंट, तो वो भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट होंगे, बिकॉज उसमें हमारे पास डी ब्लॉक वाला कोई एलिमेंट नहीं। ठीक है, ए एंड डी ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 29।
Consider the following reaction between zinc and oxygen and choose the correct option out of the following. तो हमारे पास क्या है, Zn solid plus O2 gas gives twice ZnO solid. तो इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है वो है -693.8 किलोजूल पर मोल। तो क्या बोल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ 2 मोल। अच्छा देखो, जब हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा तो किलोजूल पर मोल लिखा हुआ है, तो इसका पर मोल जब बनेगा तब -693.8 किलोजूल होना चाहिए था। देखते हैं। The enthalpy of 2 mole of ZnO is less than the total enthalpy of 2 mole of Zn and 1 mole of oxygen by this. Okay. The enthalpy of 2 mole of ZnO is less than the total enthalpy. ऑब्वियसली रिएक्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है ना, तो डेल्टा एच नेगेटिव है, तो रिएक्टेंट जो है उसका एंथैल्पी ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और कितना कम होगा, 693.8. The enthalpy of 2 mole of ZnO is more than the total enthalpy of 2 mole of Zn and 1 mole of oxygen by 69. ऑब्वियसली वो तो रॉन्ग हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 693.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन, ऑब्वियसली डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो भी करेक्ट है, तो ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एच क्या है अपने पास, पॉजिटिव है। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें क्या है, ये परमोल हमें दिया हुआ है, तो परमोल किसके रेस्पेक्ट में दिया है हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन रिएक्शन के साथ दिया हुआ है ना, रिएक्शन के साथ दिया हुआ है डेल्टा एच, इसका मतलब क्या है कि इसी रिएक्शन का डेल्टा एच दिया हुआ है। जब हमें ऐसे नहीं पता चल पाता कि यार ये परमोल किसका है, तो किसी का भी हो सकता है। किलोजूल परमोल जो है ये किसके रेस्पेक्ट में है, तो वो दिया नहीं हो सकता, ये O2 के रेस्पेक्ट में हो सकता है, ZnO के रेस्पेक्ट में हो, या हो सकता है Zn के रेस्पेक्ट में हो, किसी के रेस्पेक्ट में भी परमोल हो सकता है। तो बट इस रिएक्शन के साथ जरूर ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, डेल्टा एच इस रिएक्शन के साथ दिया हुआ है, तो हमें ऑब्वियसली यही मानना चलेगा जैसी रिएक्शन हमें दी हुई है उस रिएक्शन का ये डेल्टा एच है। मतलब 2 मोल ऑफ ZnO का जो एंथैल्पी है ऑब्वियसली ये इतना कम होगा किससे, इन दोनों के 2 मोल ऑफ ऑब्वियसली Zn के और 1 मोल ऑफ O2 से। यस अनन्या बोलो। सर वो हमने एंथैल्पी के लिए 2 रिएक्शन लिखे थे ना, जिस एक में हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला और एक कंबशन वाला, तो वो दोनों में हाँ, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा? नहीं तो वो कंबसन थोड़ी हमें कुछ दिया, थोड़ी कंबसन दिया है कि वो थोड़ी दिया। तो फिर मतलब उसमें तो ऑपोजिट है ना, एक में प्रोडक्ट पहले और एक में रिएक्टेंट पहले अरे ना। ये जस्ट एंथैल्पी की बात कर रहा है, नॉट वो एंथैल्पी ऑफ कंबसन वगैरह की बात नहीं कर रहा है। एंथैल्पी भी सर ने बताया है होगा ना, देखो हर एक का कुछ एंथैल्पी होता है, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, बट ऑब्वियसली डिफरेंस हमें पता चल जाता है, याद है। हाँ नहीं, मतलब 2 इक्वेशन थे उसके कारण मुझे कंफ्यूजन हो गया था। नहीं मतलब हम नॉर्मल एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, हम ना तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो तो सर ने ये चीज बताई इसमें होगी ना कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है उसको मैं ले सकता हूँ डेल्टा एच ऑफ मतलब ये प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी, ऐसे तो बोला होगा ना सर ने। इन जनरल, बताइए ना। मतलब हाँ बिना वो, इन जनरल मतलब बिना वो हाँ, फॉर्मेशन इन और। जनरल हाँ, इन जनरल हाँ, तो वही चीज यूज किया है। ओके। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब ऑब्वियसली किसका ज्यादा है, रिएक्टेंट का ज्यादा है, और कितना ज्यादा है ऑब्वियसली इतना ज्यादा। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है। देन क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 30, तो ऑब्वियसली ये वो हो गया।
ऑर्गेनिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 31। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल, तो ये बताया ही होगा अपने पास। देखो क्या है, H2O जो है उससे जब नीचे जाते हैं, है ना, तो ड्रैगोज रूल वगैरह लग जाता है। तो H2O में जो बॉन्ड एंगल है ये अप्रोक्सीमेटली कितना था, 104.5 डिग्री था। और बाकी के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम लाइक नीचे जाएंगे तो बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज होता जाएगा। इनमें अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के अराउंड रहता है, थोड़ा बहुत कम डिफरेंस रहता है, बाकी अप्रोक्सीमेटली सभी में 90 डिग्री के अराउंड बॉन्ड एंगल आता है। ठीक है। इसके अलावा C2H2 जो है उसमें ऑब्वियसली sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो 180 डिग्री एंगल हो गया। C2H4 जो है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर 120 डिग्री एंगल होता है। इसके अलावा CH4 जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, NH3 जो है उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हुआ, एक लोन पेयर आ गया, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 107.5 डिग्री होता है। तो जो अपने पास ऑर्डर है वो ये रहता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे SF4 सॉरी SF6 NH4 H2O OF2 वगैरह की, तो SF6 में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री होते हैं। सारे बॉन्ड एंगल याद है। और NH4 पॉजिटिव में क्या है, 107.5 डिग्री, इसमें 104.5 डिग्री के अराउंड है। तो देखो यहीं पर रॉन्ग हो गया है ना। तो एक मिनट, NH4 बोला है क्या? इट शुड बी NH4 पॉजिटिव या फिर NH3, कुछ भी ले लो, या तो NH4 पॉजिटिव ले लो या NH3 ले लो। दोनों केस में हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग ही होगा ये, क्योंकि अगर हम यहाँ पर NH4 पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर हमने NH4 पॉजिटिव लिया तो ये क्या होता है, इट इज 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। ठीक है। और NH3 लेंगे तो 107.5 डिग्री, तो कुछ भी ले लो तो हमारे पास ये आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। क्लियर है। इसके अलावा डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन में दिया है हमें XPF2। डी ऑप्शन में है XPF2 H2S H2O। अच्छा वो तो मैंने बताया बाकी का तो ना। हाँ, XPF2 का कितना होता है बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री होता है ना। और बाकी का बॉन्ड एंगल मैंने बताया ही है, इसका होता है 104.5 डिग्री के अराउंड, एंड देन डिक्रीज होता है बाकी में H2S और H2SC वगैरह में। तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया अप्रोक्सीमेटली वहां पर 90 डिग्री होता है। तो दिस ऑर्डर इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। तो हमारे पास ABD जो है वो करेक्ट है ना। C रॉन्ग हो गया था क्योंकि C में NH4 और H2O वाला जो पार्ट है वहां पर रॉन्ग आ गया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 32 ऑर्गेनिक वाला हो गया। 33 इज ऑल्सो ऑर्गेनिक, 34 इज ऑल्सो ऑर्गेनिक एंड 35 इज ऑल्सो ऑर्गेनिक। ठीक है। तो अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या, व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यस आर्यन बोलो। सर वो 32 वाला इनऑर्गेनिक का नहीं है क्या? नहीं, उसमें रिंग वगैरह आ रहा है ना उस सब। अच्छा, ये ऐसा स्ट्रक्चर सर ऑर्गेनिक में भी नहीं पढ़ाया था, फिर बना ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं बना। ऑर्गेनिक में तो आएगा ही ना यार, वो बना ही लोगे ना। ठीक है सर, चलेगा। थैंक यू। अभी नहीं तो आगे आ ही जाएगा वो, नहीं आया तो। ओके। C3HN3, देखो देखो N3 नेगेटिव जो है वो तो क्या है अपने पास, अगर 32 देखो N3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है। और C3N3 जो है तो वो ऑर्गेनिक ही हो गया यार, ऑर्गेनिक में ही आएगी।
ठीक है, ऑर्गेनिक में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन Bm of 2s इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम? तो ऑब्वियसली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L इंटू एल प्लस वन का रूट इंटू एच अपॉन 2 पाई। नाउ एस ऑर्बिटल के लिए एल क्या है? 0 है ना। ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 0 इंटू 0 प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, तो कितना होगा? वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। देन क्वेश्चन नंबर 37, an open-ended mercury manometer is used to measure the pressure exerted by a trapped gas as shown in the figure. Initially manometer shows no difference in mercury level. तो obviously इसका मतलब क्या है? चलो पहले एक बार बना लेते हैं। तो ये कोई गैस ए है एंड दोनों साइड जो लेवल है वो सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली अगर बाहर का प्रेशर 76 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली अंदर का प्रेशर भी क्या होगा? 76 होगा। ठीक है, तो ये भी प्रेशर कितना होना चाहिए? 76 होना चाहिए, बिकॉज दोनों साइड लेवल सेम। तो अच्छा, 76 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है? 180 है। ओके, सो इनिशियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो 180 है। नाउ आफ्टर स्पार्किंग ए डिसोसिएट्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो हमारे पास जो रिएक्शन दी हुई है वो क्या है? इट इज 2A गिव्स 3B प्लस 2C। अब देखो सब गैस में ही है। ठीक है, तो इनिशियली प्रेशर इसका क्या है? अभी इसको प्रेशर के टर्म्स में हम सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल प्रेशर इसका 1 है। ठीक है, अब देखो जैसे हम वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूमेट्रिक वाला पार्ट करते थे ना, इसमें क्या बोलते हैं, यूडियोमेट्री में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। ठीक है, वैसे हम प्रेशर में भी कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन प्रेशर वाले भी तुमने किए होंगे गैस स्टेट में। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2, इसका 3, इसका 2। तो अगर हम बोल दें कि यार इसका प्रेशर कुछ कम हुआ, मान लो 2x प्रेशर कम हुआ रिएक्शन की वजह से, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? इसकी वजह से प्रेशर 3x आ जाएगा और इसकी वजह से प्रेशर जो है 2x आ जाएगा। ठीक है, सो अभी देखो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा आफ्टर रिएक्शन, मतलब पूरी रिएक्शन ऑब्वियसली नहीं हुई है, बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2x प्लस 3x प्लस 2x। तो कितना हो गया? ये हो गया 1 प्लस 3x। तो टोटल प्रेशर बाद में कितना हो गया? 1 प्लस 3x हो गया। नाउ ये हमें देखो क्या है, कुछ दिया है क्या? इफ द प्रेशर ऑफ गैस ए डिक्रीजेस टू 0.8 atm, तो वो बोल रहा है कि 1 माइनस 2x जो है वो किसके इक्वल हो गया? 0.8 atm के इक्वल हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई? 0.1 आ गई। अगर x की वैल्यू 0.1 आ गई तो यार टोटल प्रेशर अब क्या बोल रहा है? द टोटल प्रेशर इंक्रीज बाय, तो टोटल प्रेशर कितने से बढ़ा? टोटल प्रेशर इंक्रीज्ड बाय कितना होगा भाई? टोटल प्रेशर इंक्रीज्ड कितना हुआ? 1 प्लस 3x फाइनल प्रेशर है और इनिशियल कितना है? इनिशियल 1 है, तो कितना प्रेशर हुआ? 3x, और x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा, सॉरी 0.3 आ जाएगा। ओके, तो 0.3 से हमारे पास टोटल प्रेशर बढ़ा है एंड हमें आंसर किसमें चाहिए? रिपोर्ट द आंसर एज इंटीजर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10। तो 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करो एंड देन आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 0.3 इंटू 10 क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 0.3 को 10 से तो आंसर हो जाएगा 3। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। After that, question number 38.
ए सब्सटेंस हैज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 400 केल्विन, तो बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया 400 केल्विन। इफ द डेल्टा एस वीएपी, डेल्टा एस वेपराइजेशन एट 1 atm एंड 400 केल्विन, तो हमें डेल्टा एस दिया हुआ है, इट इज 400 किलोजूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, या पर मोल पर केल्विन बोल सकते हैं। देन द कैलकुलेट डेल्टा एस सराउंडिंग at 1 atm and 400 Kelvin for vaporization process. Express the answer in kilojoule per Kelvin. तो पर केल्विन पर मोल, तो देखो क्या है, तुम्हें सभी को पता होना चाहिए कि यार हमारे पास वेपराइजेशन जो है टेक्स प्लेस या इन वेपराइजेशन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं कि इन वेपराइजेशन प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है ड्यू टू दैट डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो व्हाट इज डेल्टा एस सराउंडिंग, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज नथिंग बट माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, ओके। एंड व्हाट इज डेल्टा एस सिस्टम, तो देखो डेल्टा एस सिस्टम क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना है, 400 किलोजूल है। अच्छा, हमें आंसर जो चाहिए किस में चाहिए, आंसर हमें किलोजूल में ही चाहिए, किलोजूल पर केल्विन पर मोल में, ठीक है। यस अमिया बोलो। सर अभी अपना डाउट पूछूं? अरे अभी चल रहा है ना भाई, डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ, रुकना। अच्छा, तो डेल्टा सिस्टम कितना हुआ, 100 किलोजूल। याद है क्या आता था डेल्टा एस सिस्टम, ऐसे केस में डेल्टा एस वेपराइजेशन बोल सकते हो वैसे इसको, तो क्या होता है वो, इट इज डेल्टा एस वेपराइजेशन डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट, यही होता था। तो वो कितना है, इट इज 400 एंड ये भी हमारे पास 400 ही है, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इट इज 1 किलोजूल पर केल्विन पर मोल। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, इट शुड बी किलोजूल पर मोल ओनली, ठीक है। जो डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया इट शुड बी किलोजूल पर मोल, नॉट केल्विन। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है 400 किलोजूल पर मोल दिया हुआ है, एंड डेल्टा एस वेपराइजेशन जो है वो कितना आया, इट इज 1 किलोजूल पर केल्विन पर मोल, ओके। सो आंसर क्या हो गया, डेल्टा एस सिस्टम का आंसर हो गया ये। इसके अलावा डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा, वो -1 होगा, लेकिन देखो मैग्नीट्यूड पूछा है, ओके, मॉड दिया ना, सराउंडिंग का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो भी क्या होगा, सेम आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, किलोजूल पर केल्विन पर मोल में ही आंसर चाहिए, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 39, how many of the following expressions are true in the case of ideal gas। तो आइडियल गैस के लिए कौन कौन से एक्सप्रेशन करेक्ट है, तो देखो फर्स्ट वाला क्या है, ऑल ऑफ, एक मिनट, हाउ मेनी आर ट्रू फॉर एन आइडियल गैस। फर्स्ट वाला हमें बताता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं तो डेल ई बाय डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0। एंड सेकंड में है, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हैं तो डेल ई बाय डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड में है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं तो यस बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि डेल्टा ई 0 कब होगा। तो यार डेल्टा ई जो है
एंड डेल्टा एच जो है वो 0 कब होंगे? तो डेल्टा ई 0 होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डेल्टा एच जो है वो भी 0 होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा डेल्टा ई एंड डेल्टा एच कभी आइडियल गैस के लिए 0 होंगे ही नहीं। ठीक है, डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू 0 if temperature is changed and delta H is not equal to 0 obviously if temperature is changed। तो अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो डेल्टा ई एंड डेल्टा एच 0 नहीं होंगे। तो करेक्ट है, 4 ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर भी डेल्टा ई 0 हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। और सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा ई 0 हो जाएगा, वो भी रॉन्ग है। ओके, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है तो वो करेक्ट हुई है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? डेल्टा ई जो है कांस्टेंट प्रेशर पर 0 नहीं होगा, तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में क्या है? डेल्टा ई कांस्टेंट वॉल्यूम पर 0 नहीं होगा, तो वो भी करेक्ट। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर वेरी करेंगे, मतलब पी एंड क्यू ऑप्शन जो है दोनों में क्या टेम्परेचर वेरी हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो डेल्टा ई और डेल्टा एच को 0, सो करेक्ट है। तो ये हमारे पास डिस्कशन हो गया है पार्ट टेस्ट का। ओके, नाउ आर्यन और कुछ डाउट है क्या तुम्हें? तुमने सेंड किए थे क्या ग्रुप पर? यस आर्यन। सर मैंने थर्मो के डाउट्स भेजे थे सर, एन अवस्थी के। हाँ सर। ग्रुप पर? हाँ यार एक मिनट, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना उसी से मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है और उसका बैटरी कम है, देखता हूँ जितने हो पाते हैं। हाँ सर। अमिया ने भी कुछ तो डाउट भेजे हैं, 1-2 डाउट। अमिया तुम्हारे डाउट बाद में देखते हैं, पहले इसके कर लेता हूँ कितने हो पाएंगे। तो सर मेरे काफी सारे थियरी के ही हैं, तुरंत हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स कम है और कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझको साइंस का कंफ्यूजन हो रहा था, वो डाला है मैंने। हाँ हाँ देखते। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ सर। मैकेनिकल वर्क इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन सिस्टम दैट कंटेन। मैकेनिकल वर्क, ये तो यार थोड़ा इससे रिलेटेड हो गया है, अपना क्या बोलते हैं, फिजिक्स वाले थर्मो से रिलेटेड हो गया। गैस लिक्विड दोनों आ सकते हैं मेरे ख्याल से। ओके ठीक है गैस सर। और लिक्विड दोनों में जनरली मैकेनिकल वर्क होता है। हाँ सर ठीक है। ठीक है सर सर। ये हाँ, अब मैं पहले आर्यन के डाउट ले लें। सर मेरा भी सेम अनवस्थी से डाउट है। हाँ तो पहले वो पूछ रहे उसके डाउट ले लेते हैं। ठीक है, उससे पहले सेंड हाँ किया ना, उससे ले ले पहले, फिर तेरे ले लेंगे। हाँ ओके हाँ सर। देन आर्यन नेक्स्ट वाले में क्या? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट ए कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट सराउंडिंग दैट डू नॉट वर्क ऑन सिस्टम एनवायरनमेंट। सर मुझको इसमें ये डाउट था कि हाँ। अपना सिस्टम जो है, मतलब ये सिस्टम एनवायरनमेंट क्या होता है? वही तो मैं देख रहा हूँ क्या है। मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है या एनवायरनमेंट पे वर्क हो रहा है? Determine which of the following reactions taking place
at constant pressure represents surrounding that do not do work on the system environment. Constant pressure represents surrounding सर that स्टार्टिंग do work. सराउंडिंग जो वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे, यानी वर्क होना चाहिए वर्क डन ऑन गैस इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन गैस इज नेगेटिव यानी डेल्टा एन जी पॉजिटिव होना चाहिए, पर उससे आंसर नहीं आ रहा। एक मिनट रुक यार, मैं मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, मैं फिर से देखता हूँ, उससे नॉर्मल उससे कनेक्ट करके देखता हूँ फिर से, ठीक है? अदरवाइज तुम्हारे डाउट ही रह जाएंगे।